आर्टिकल 78 जो इस अध्याय चैप्टर 1 का ये लास्ट है 78। तो इसमें बताया गया है कि ड्यूटीज ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य। क्या कर्तव्य हैं? तो प्राइम मिनिस्टर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए टाइम टू टाइम सूचना देंगे। किसको? अपने महामहिम को, राष्ट्रपति को, देश के संवैधानिक प्रमुख को देंगे। यह बात लिखा गया है 78 में, ड्यूटीज ऑफ पीएम एज रिस्पेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, यह ड्यूटीज में आता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। क्या कर्तव्य है प्रधानमंत्री का? कि वो सूचना देंगे कार्यों का राष्ट्रपति महोदय को। प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को दे अपने कार्यों के, अपने सारे कार्यकलापों की। ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है यह बात? तो आप ये समझ लीजिएगा, अध्याय चैप्टर 1 आर्टिकल 78। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है आर्टिकल 79 और यहां से हम लोग अध्याय 2 की बात कर रहे हैं। संसद जो है ये अध्याय 2 में है। संसद क्या है? पार्लियामेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People। Council of the States किसको बोलते हैं? तो Council of the States बोलते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा। एंड हाउस ऑफ द पीपुल इज लोकसभा। तो हमारा जो संसद है ये कहता है संसद का गठन 79, संसद का गठन। मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनाए जाएंगे। 2 सदन कौन कौन से हैं? तो जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद का गठन में बोला जाता है कि संसद राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा एंड लोकसभा, ये हमारा संसद है, राष्ट्रपति एंड लोकसभा। ये 79 में लिखा गया है कि संसद का गठन कैसे होगा, किस प्रकार होगा। इसके बाद आता है ठीक कि राज्यसभा की संरचना के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 80। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य। राज्यसभा मतलब यहां नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, और ये आता है 80 का क। 80 क में आता है राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले 12 सदस्य। इनके बारे में यहां कहा गया है 12 members to be nominated by the president in accordance with the provisions of clause 3। ये 12 सदस्य को यहां पे मनोनीत करने का अधिकार है। अब आइए ख क्या बोलता है कि राज्य के और संघ राज्य क्षेत्र जो है वहां से 248 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। 248 से अनाधिक माने कि अधिक नहीं। हाँ बोलता है कि राज्य और उसके जो क्षेत्र हैं वहां से 238 सदस्य के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 80 का क और ख में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है कि इसमें सदस्य कितने होंगे।
तो 12 सदस्य मनोनीत होंगे और 238 सदस्य जो है ये निर्वाचित होंगे। तो कुल जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ 250 बताई गई है। ये हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। राज्यसभा में राज्यों के और राज्य संघों के प्रतिनिधियों द्वारा भी भरे जाने वाले जो स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त जो है अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। चौथी अनुसूची में जो बताया गया है कि वहां पर क्या होगा, कैसे होगा, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जैसा कि जानते हैं कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा ये 4 क्षेत्र हैं जहां पर से ये 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ये भी प्रश्न पूछता है कि वो कौन से क्षेत्र है जहां पर से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आप स्टूडेंट्स इसको याद कर लीजिएगा कि ये 4 जो है वो लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट्स है और एक सोशल सर्विस है। ये 4 है, साइंस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। ये चारों को सीक्वेंस में याद कर लीजिए, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। यहाँ पे आपका राज्यसभा की संरचना खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं 81। 81 क्या है? हमारा लोकसभा की संरचना से संबंधित है। तो लोकसभा के कितने सदस्य होंगे और क्या होंगे, ये इनके बारे में बताया गया है। लोकसभा की संरचना आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। एटी 81 की बात करें तो आर्टिकल 81 में यह कहा गया है कि लोकसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल क्या होगी। तो ये देखिए, यहां पे लोकसभा का हम जानते हैं कि अधिकतम जो है, अधिकतम सीट है 550, मैक्सिमम अधिकतम सीटों की संख्या है 550। तो 81 का ए में बोलता है कि राज्य से 530 से अधिक नहीं। मतलब सभी राज्यों को मिलाकर के 530 सीट लोकसभा के लिए होगा। और 81 का बी बोलता है केंद्र शासित प्रदेशों से जो सीट होंगे वो 20। तो आपका आ गया 530 और 20, 550। ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि राज्यों से 530, राज्यों में प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे वहां से प्रत्यक्ष निर्वाचन माने डायरेक्ट चुनाव होगा जनता के द्वारा, और वहां से चुने हुए 530 और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो संसद विधि द्वारा उपबंधित होंगे और वो चुने हुए जो लोग होंगे वो 20 होंगे, 20। ये आपका हो गया लोकसभा 81 में है, आर्टिकल 81। प्लीज नोट, आप इसको याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा, लोकसभा, क्योंकि हमारा संसद है और संसद हमारा राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा इक्वल टू पार्लियामेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको जानना चाहिए। अब आइए आर्टिकल 84 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बतलाता है कि संसद के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं संसद सदस्य के लिए। क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि वह भारत का नागरिक होगा और निर्वाचन आयोग द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष
तीसरी अनुसूची के इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा, अपना हस्ताक्षर करेगा। तो वो जो सदस्य चुना जाएगा, तो वो कौन सदस्य चुना जाएगा? जो कि भारत का नागरिक होगा। पहला, राज्यसभा के लिए जो आयु होगा, पहला तो भारत का नागरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, क्योंकि यहां पे सेकंड में 84 का जो खा है, बी पार्ट, ये बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बोलता है कि राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है यही मेन है 84 में कि ये कहां लिखा गया है संविधान में। अगर आपसे पूछता है कि संबंधित संसद सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो कहां उल्लिखित है, तो आप बताएंगे कि राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष 84 का बी में लिखा हुआ है। 84 का बी याद कर लीजिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष, और आपको याद है राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो चूंकि आप, अगर ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगर ये पूछता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम, तो न्यूनतम 25 वर्ष है। ये याद रखिएगा, ये घुमा के क्वेश्चन पूछता है कभी कभी इस तरह का कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो 25 वर्ष उनकी न्यूनतम आयु होगी। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होकर आते हैं तो उनकी आयु 30 वर्ष होगी। तो ये आपको क्वेश्चन में पकड़ना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगर लोकसभा की बात कर रही है तो 25 वर्ष, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु अगर पूछा जा रहा है तो 25 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अभी तक हैं। तो हमारे अधिकतम की बात नहीं की जाती है, न्यूनतम की बात की जाती है। ये 84 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। अब हम आर्टिकल 85 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 85 जो है ये बताता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ये राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो उनको ठीक लगे, उचित लगे, अधिवेशन के लिए आहूत करेंगे, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक जो है और आगामी जो शुरू होने वाले जो सत्र है उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख जो होंगे वो दोनों के बीच का अंतर 6 माह से कम होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 माह से कम का अंतर होगा तो राष्ट्रपति ये आहूत करेंगे सत्र को। तो यहाँ पे वही बात कहा गया है कि संसद के सत्र जो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट है और जो सत्रावसान है, प्रोरोगेशन है एंड विघटन, डिसोल्यूशन, ये राष्ट्रपति को पावर है। यहाँ पावर की बात कही गई राष्ट्रपति संबंधी। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम summon each house of parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for the first sitting in the next session. ये है 6 महीना से कम का अंतराल होना चाहिए। अब आता है कि प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है राष्ट्रपति जो है समय समय पर सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट का है यहाँ पे। तो ये 3 चीजें जो आपको समझना है कि सदन या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकेंगे और लोकसभा का विघटन कर सकेंगे। इसके बाद आता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो स्पेशल एड्रेस है बाय द प्रेसिडेंट, 87 में है।
विशेष अभिभाषण, जिसको हम लोग स्पेशल एड्रेस भी बोलते हैं, बाय द प्रेसिडेंट। तो यहां पे बोलता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जो पहला सत्र की जो शुरुआत है उस समय, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में ये विशेष अभिभाषण होता है। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जो फर्स्ट सेशन होगा, प्रथम जो सत्र होगा उसके शुरुआत में होगा, और वार्षिक जो प्रथम सत्र है साल के शुरुआत में, साल के शुरुआत में होता है ये, और आम चुनाव के बाद होता है। आम चुनाव के बाद जो सत्र होता है वहां पे आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में, आरंभ में, यह व्यवस्था है विशेष अभिभाषण की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में लिखित है। तो आप ये जान लीजिए, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, प्रत्येक जो आम चुनाव होता है उसके बाद जो शुरुआती जो सभा होती है, जो सत्र चलता है, वहां पे राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो विशेष अभिभाषण अपना दे सकेंगे। इसके अलावा प्रत्येक साल, जब हर वर्ष जब शुरुआत होता है, तो वहां पे जो प्रथम सत्र चलेगा उसमें इनको अभिभाषण देने का अधिकार। अब हम पढ़ते हैं 89। 89 ये बताता है कि राज्यसभा का सभापति होगा और एक उपसभापति। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनको यहीं पर कहा गया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इनको चेयरमैन कहा गया है काउंसिल ऑफ द स्टेट। आपको मैंने बहुत बार इस चीज को बताया है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होंगे ये काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के होंगे। तो एक जब सभापति होंगे, तो जब इनके एब्सेंस में उपसभापति कार्यभार संभालेंगे, तो एक उपसभापति का भी चुनाव यहां पर करना होता है। तो यह संविधान का 89 आर्टिकल जो है ये यहां पर मदद करता है। और उपसभापति का जो चुनाव होगा वो अमंग द राज्यसभा सदस्य, तो राज्यसभा के सदस्यों के बीच में ही एक आदमी को उपसभापति का चुनाव किया जाएगा। और ये बताया गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी भी सदस्य को उपसभापति चुन लेगी। ये व्यवस्था है। आर्टिकल 94 की बात करें। आर्टिकल 94 बोलता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आप जानते हैं लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जब तक लोकसभा के सदस्य हैं तब तक ये पद पर बने रहेंगे, जो स्पीकर है। और जैसे इनकी सदस्यता समाप्त होती है तो ये अपना पद रिक्त कर देंगे। अगर ये लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो ये लोकसभा के स्पीकर भी नहीं रहेंगे, ना उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर रहेंगे। तो ये पहला 94 का ए यही बोलता है कि अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक ये लोकसभा के मेंबर हैं। अगर सदस्य नहीं है
तो स्वतः पद रिक्त कर देंगे। और बी बोलता है इनके इस्तीफा से। अगर इनको त्याग पत्र देना होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। संविधान में ऐसा लिखा है कि 94 का बी में ये अपना इस्तीफा लिखित और हस्ताक्षर करके, हस्ताक्षर से किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। और उपाध्यक्ष भी अगर अपना इस्तीफा इनको सौंपना होगा तो ये भी लिखित अपने हस्ताक्षर से संबोधित करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ऐसे व्यवस्था हमारे संविधान में है। और अगर इनको रिमूवल करने की बात होती है, हटाने की बात होती है, तो बहुमत से पारित होने पर ही इनको हटाया जा सकेगा। एंड ही मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल passed by a majority of all the then members of the house। तो यहां पे एक बहुमत से अगर इनको हटाना है, रिमूव करना है, रिमूवल इनका अगर होगा तो कैसे होगा रिमूवल? मेजोरिटी से बहुमत पारित करके मेजोरिटी से पारित करना होगा। रिजोल्यूशन जो संकल्प है, जो रिजोल्यूशन है, वो मेंबर्स को मेजोरिटी से पारित करना होगा। और यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 14 दिनों का पूरा नोटिस, 14 डेज पूरा नोटिस देना होगा, सूचना कि आपको हटाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, आपको हटाना है। तभी लोकसभा के अध्यक्ष पर यह लागू होगा, इस हटाने वाला प्रक्रिया जो है 94 का सी। 94 का सी तभी माना जाएगा जब आप 14 दिन का नोटिस, जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस। तो ये आप देखिए इम्पीचमेंट वहां होता है, इम्पीचमेंट के लिए उन लोगों को राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन का नोटिस देना होता है। लेकिन यहाँ पे इम्पीचमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुमत से मेजोरिटी से पारित करके रिमूव करना है, तो 14 दिन का नोटिस यहाँ भी मस्ट है, देना ही है। इसके बाद आता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये आर्टिकल 108 की हम बात कर रहे हैं, 108। इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस, ये हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है 108 में। इन सर्टेन केसेस जो है ज्वाइंट सेटिंग जो है हो सकता है। अगर कोई बिल मान लीजिए एक सदन ने पास कर दिया है और दूसरे सदन में वो लटक जाता है मामला, कोई एक विधेयक जो है, जो संशोधन हो रहा हो और उस पर अगर दोनों असहमत है, कोई ऐसा बिल हो जो विधेयक हो जिसको पेश करना है और उससे दोनों सदन असहमत हो, तो ऐसी कुछ दशाओं में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जहां 108 के तहत यह प्रोविजन किया गया है कि आप संयुक्त बैठक करके मान मनोबल कर दीजिए। और 6 मास तक बिल को अगर कहीं रोक कर रखा गया है तो एक रास्ता निकालिए वहां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है 108 में है, आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमेशा पूछता है। अब आइए आर्टिकल 111 आर्टिकल 110 भी यहां पे है, धन विधेयक, मनी बिल। मनी बिल आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैंने पहले बताया आपको मनी बिल के बारे में। मनी बिल जो है केवल लोकसभा में पेश होता है। मनी बिल से संबंधित कोई भी यहाँ पे अगर विवाद होता है तो उसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। तो मनी बिल हमेशा, धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित होता है। मनी बिल यही है 110। अब आइए आर्टिकल 111 ऐसा नंबर है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 111 क्या कहता है। तो विधेयकों पर अनुमति की बात कर रहे हैं हम, एसेंट टू बिल। किनकी अनुमति? तो जाहिर है राष्ट्रपति महोदय की। अगर कोई बिल, विधेयक जो कि मनी बिल,
धन विधेयक नहीं है और संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया हो, मान लीजिए कोई बिल जो धन विधेयक नहीं, साधारण बिल है, संसद के दोनों सदन से पारित हो गया हो और अब राष्ट्रपति महोदय के पास जा रहा हो, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? या तो हस्ताक्षर करेंगे या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर वो साइन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो यहां पे इसी को वीटो पावर कहा गया है, एब्सोल्यूट वीटो। आप लोग पास कीजिए लेकिन हम पास नहीं करेंगे। ये राष्ट्रपति का एब्सोल्यूट वीटो पावर है और इसी का यूज कभी कभी राष्ट्रपति करते हैं अपने स्वविवेक से। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई बिल दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसको रिकंसिडर के लिए वापस कर देते हैं। और अगर मान लीजिए उस बिल में कोई संशोधन नहीं हुआ या संशोधन करके अगर दोबारा बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उनको हस्ताक्षर करना पड़ता है और वो विधेयक फिर कानून बन जाता है। यहीं पर है विधेयकों पर अनुमति, एसेंट टू बिल, और इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो वीटो पावर हम लोग पढ़ते हैं तो आप इसमें जानिए कि एक बार पावर है पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। और जब दोबारा वो चीज आता है, अगर वो चाहे तो अपना संशोधन नहीं भी करे और पुनः उसी बिल को भेज दें तो भी राष्ट्रपति महोदय को दोबारा जब आएगा तो हर हालत में उसको साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। ये स्थिति है। अब आइए आर्टिकल 112। 112 होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। बजट, तो ये बजट क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित एस्टिमेटेड जो प्राप्तियां हैं, रिसीट, और जो इसका एक्सपेंडिचर है, दोनों का विवरण रखते हैं, जिसे वार्षिक वित्त विवरण कहा जाता है। क्योंकि सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वार्षिक वित्त विवरण है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश, अभी निर्मला सीतारमण है तो वो पेश कर रही थी, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको पेश किया जाता है संसद में और वहां से पास कराया जाता है। तो ये है वार्षिक बजट। बजट चूंकि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं लेकिन संविधान में कहीं बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये बजट है। अगर आपसे पूछे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कहां पे उल्लिखित है, संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप इसको 112 के तहत याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 112 है। अब हम यहाँ पर पार्ट जो आपका चैप्टर 2 है यहाँ खत्म हो रहा है। अब हम चैप्टर 3 पढ़ाएंगे आपको आज। चैप्टर 3, चैप्टर 3 में क्या है? अभी हम संघ पढ़ रहे हैं, संघ में हम आ गए हैं। चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट, यहां पे आर्टिकल हम सीधे 1 2 3 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 1 2 3। ये आप क्या है जान रहे हैं? अध्यादेश है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति महोदय का ये सबसे पावरफुल ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब संसद का सत्र, सदन जो नहीं चल रहा हो, जब संसद सत्र में नहीं हो और कानून
किसी विषय पर बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति इसका पावर का यूज करेंगे और अध्यादेश जारी करेंगे। और ये अध्यादेश, जैसा कि आप जानते हैं, कि राष्ट्रपति जारी करते हैं और इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा कि अध्यादेश ये सही है या गलत है। किसी को आपत्ति है, अगर कोई न्यायालय में चला जाता है तो इसको उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। और तीसरा है कि राष्ट्रपति इसे जब चाहे तो वापस ले सकते हैं, क्योंकि जब संसद का सत्र नहीं रहता है तभी इसका जरूरत पड़ता है। जब संसद सत्र में आ जाएगी तो इसको पास करा दिया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसको वापस भी ले सकते हैं और इस पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। अब हम आ गए चैप्टर 4 में, संघ की न्यायपालिका, द यूनियन जुडिशरी के बाद हम बात करने जा रहे हैं। तो यूनियन जुडिशरी मतलब हो गया उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप ये देखिए कि 124 में ये कहा गया है, आर्टिकल 124 में एससी की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात कही गई है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एक सुप्रीम कोर्ट होगा 124 के तहत। और यहां पे आगे हम इसका विस्तार से पढ़ेंगे। अब आइए, इसका बहुत सारे जो जो बात है, तो मेन आपको हम मेन इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद उसके बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल 131 में आइए। 131 कहता है कि ओरिजिनल जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय की आरंभिक जो अधिकारिता है वो क्या है? ओरिजिनल जुडिक्शन, देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखा जाता है। भारत सरकार के अगेंस्ट में अगर कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से मैंने आपको बताया है कि कुछ भी विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। राज्य, भारत सरकार और उसके खिलाफ कोई राज्य का विवाद हो तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन के तहत यहाँ पे सुनवाई होगी। एक तरफ भारत सरकार हो, कुछ राज्य हो, और एक तरफ बहुत सारे राज्य हो, अनेक राज्य हो, तो ऐसे वाद विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक तरफ बहुत सारे राज्य हैं, एक तरफ अनेक राज्य हैं, दोनों तरफ राज्य का लड़ाई है, तो भी ये 3 कंडीशंस हैं। ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट, यहाँ ओरिजिनल जुडिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं। तो स्टेट और जो सेंटर है उसकी सुनवाई यहाँ पे, इसलिए इसको कहा गया है आरंभिक अधिकारिता। अगर विवाद हो तो ABC। अब आइए आर्टिकल 137 जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आप जानते हैं कि निर्णय या आदेशों का उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, उच्च न्यायालय का कोई आदेश है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, तो यहां पे होगा जुडिशियल रिव्यू। ये भी पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है निर्णय या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन कहां पे लिखा हुआ है? 137 की बात हम कर रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है 143, इसमें ये पावर दिया गया है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेंगे। ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे, लीगल एडवाइस। विधि, अगर कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, जहां कोई विधि का संकट आने वाला है या कुछ इस तरह की बातें अगर हो रही हैं जो गैर संवैधानिक लग रहा हो, संविधान के अनुरूप क्या होगा नहीं होगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति है कि वो 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट्स कुछ भी आता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है उसको वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन एडवाइस लेने का ये जो परंपरा है ये 143 के तहत है और संविधान में इसका उपयोग है।
ये वर्णित है 143। अब आ रहा है आर्टिकल 148, चैप्टर 5 पर हम आपको ये ले आए हैं। और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ कहा गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ये जो है ये भारत का पूरा महालेखा परीक्षक है, ये कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और इनका अपॉइंटमेंट होता है। ये संवैधानिक पद है और इनको हटाने का भी जो प्रावधान है, नियम है, वही है जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको भी संविधान में तरजीह दी गई है। तो इनका सबसे पहला आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है और हटाने का जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा है। दूसरा है कि राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित या नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ये शपथ ग्रहण करते हैं। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ था, हम पहले भी पढ़े हैं, संविधान की 3री अनुसूची में लिखा हुआ था, जहां मंत्री परिषद, जहां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो मेन लोग हैं, संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, उनके नियुक्त वहां पर शपथ की बात कही गई थी 3री अनुसूची में। तो वही 3री अनुसूची के अनुसार यहाँ भी शपथ लेंगे। और 148 का 2 में ये बताया गया है कि 3री अनुसूची के अनुरूप इनका शपथ लेना है। तो शपथ किसके सामने लेंगे? समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति महोदय के सामने लेंगे या उनके द्वारा नामित नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष ले सकते हैं। तीसरी बात आ रही है इनसे वेतन से। तो इनका जो वेतन है, भत्ता जो है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संचित निधि से दिया जाता है इनका। और 149 में इनके कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। यहां पे आपका गाइड हो गया भाग 5, 1 से 5 जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे, ये चैप्टर 5 है। और यहाँ भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे, राज्य, स्टेट की बात करेंगे और वहां एक 152 से शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे 151 तक है। 52 से 151 हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट में वो स्टेट पढ़ेंगे। थैंक यू।